फुल बेंच के हवाले से, फुल कोर्ट के हवाले से बात आप कर रहे हैं। मंसूर अली खान साहब, एक बड़ा अहम मामला ये भी जहनों में आ रहा है कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शंस का कहा गया है, अब हल्का बंदियों के हवाले से भी आप आपसे कुछ देर कबल बात कर रहे थे, आज से ये स्टार्ट हो गई हैं जो डिजिटल हल्का बंदियों के हवाले से बात हो रही थी। मैं ये जानना ही चाहूँगी कि ये जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की बात हो रही है, तो जो अभी जो असम्बलीज़ हैं, जो 2 असम्बलियाँ हैं, यहाँ पर पुरानी हल्का बंदियाँ और उसके बाद जो 2 बाकी सूबे रह जाएंगे उसमें फिर नई हल्का बंदियाँ, तो अभी भी चीज़ में एक अभाम तो है ना, इस मामले में अभाम तो है मौजूद है। और मैं आपको ये पहले बता दूं कि खास तौर पे कराची के अंदर तो एमक्यूएम इस बात के ऊपर वैसी बड़ी नाराज है कि जो पिछली भी जो सेंसस हुए थे और वहां पे जो जिस तरीके से हल्का बंदियां हुई थी, उनको तो उसके ऊपर भी बहुत एतराज है और इसकी वजह से उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात जो कराची के अंदर हुए थे उसका भी उन्होंने बॉयकॉट किया था। तो आने वाले कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के इलेक्शन जो है उनके लिए तो वैसी सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमक्यूएम उस मामले के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है सारे चीज के ऊपर। तो वो तो किसी सूरत में भी पुराने सेंसस के मुताबिक अपने इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। और कराची और हैदराबाद में जितना बड़ा स्टेक उनका मौजूद है, वो आप उनको बीच में शामिल किए बगैर किस तरह मनवाएंगे। तो इसलिए अभी बहुत सी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इलेक्शन कमीशन से आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर डिजिटल सेंसस शुरू हो गए तो फिर हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए इन तमाम चीजों को चेक करने के लिए, क्योंकि पहले आपके डिजिटल सेंसस कंप्लीट होंगे, उसके अंदर ही कम से कम 1 महीना तो उसके अंदर लगना है। ये एक्सरसाइज जो आज से शुरू हुई है इसके अंदर कम से कम 1 महीना लगना है। उसके बाद जब वो सेंसस के रिजल्ट सामने आएंगे तो उनको चैलेंज भी किया जा सकता है। अच्छा चले 1 मिनट के लिए ये भी समझ लीजिए कि उनको चैलेंज नहीं किया जाता, उसके बाद नई वोटर लिस्टें उसके मुताबिक बननी है, नई हल्का बंदियां उसके मुताबिक होनी है। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह होगा। बहरहाल जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है इस मामले में फैसला देने के लिए। सब उसके सामने, उनके फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसके जवाब अभी हर तलब हैं। ये सारे जवाब अभी इस फैसले से नहीं आए, वक्त के साथ साथ हमें क्लैरिटी मंसूर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जाने में दोबारा आता हूं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर कानून अनवर मंसूर साहब ने, उनसे भी हम बात करते हैं। अनवर साहब, इस पूरे मामले को सबसे पहले तो आप कैसे देख रहे हैं, इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन था और इन्होंने इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, तो इसका मतलब यह है कि 90 दिन के अंदर कराने हैं, उसको एक्सटेंशन नहीं हो सकती उसके अंदर। ये तो उन्होंने होल्ड कर लिया है। साथ में उन्होंने ये होल्ड किया कि गवर्नर जो है केपी का, उसने एक देनी है डेट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। और पंजाब के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने देनी है प्रेसिडेंट कंसल्ट करके और देगा 57(1) में इलेक्शन एक्ट के तहत। तो मेरा ख्याल है कि उसके जितनी भी चीजें हुई हैं वो बड़ी वजाहत के साथ जब कह दिया है कि 90 दिन में होने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई भाम नहीं रह गया है। सही। लेकिन सर, जब हम ये देख रहे हैं फैसले में कि जी प्लीज नहीं देंगे तारीख, तो वहाँ सदर साहब तारीख है, तो क्या ये तरीका का बेहतर था या गवर्नर को पाबंद किया जाता पंजाब में कि ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है तारीख? वो ज्यादा आवाज नहीं आ रही मेरे। दोबारा सवाल कर लीजिएगा। जी मंसूर साहब, मेरा सवाल ये था कि पंजाब की हद तक उन्होंने कहा कि जहाँ गवर्नर तारीख नहीं देंगे तो वहाँ सदर साहब इस तारीख का ऐलान करें। जो 18वीं तरमीम के बाद तरीकाकार आइन का हमारे सामने है, तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि गवर्नर को ही पाबंद किया जाता कि असेंबली गवर्नर डिसॉल्व करें या खुद 48 घंटे के बाद तहलील हो? हर सूरत में गवर्नर को ही तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से। सदर को रोल देना क्या दुरुस्त फैसला है या गवर्नर को पाबंद करना बेहतर होता? देखिए, दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था। मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको कि गवर्नर को कहा गया था कि आप ले, वहां पे उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कि अगर वो रिफ्यूज कर दे तो क्या इफेक्ट होगा उसका। मगर जो चीज आर्गू हुई थी वहां पर वो ये हुई थी कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है अंडर आर्टिकल 48 कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। मगर उन्होंने जो बेसिकली कहा है वो ये कहा है कि प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन के मैटर में प्राइम मिनिस्टर का बाउंड नहीं है, बिकॉज इलेक्शन के मैटर जो है दैट इज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन कमीशन। नाउ जब भी सेक्शन 57(1) दिया गया इलेक्शन एक्ट के अंदर आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, और वो प्रोविजन जब मौजूद है कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके आर्टिकल 240
224 है, जिसके अंदर 224 है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर जनरल इलेक्शन होंगे प्रोविंशियल के या नेशनल असेंबली के, उस सूरत में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है और वो कोई डेट भी दे सकता है जो 90 दिन के अंदर होगी। तो ये जब मौजूद है इतनी चीजें, तो सेक्शन 57(1) के तहत उन्होंने जो दिया है डेट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से वो नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है उसके अंदर, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोवाइडेड है कि प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे और 57(1) के अंदर भी मुशावरत करने का कहा गया है। तो इसलिए वो जो गवर्नर ने अगर रिफ्यूज कर रहा है तो नेचुरली फिर प्रेसिडेंट ही रह जाता है। इसी मामले पर हम कमेंट एहसन बून साहब का भी ले लेते हैं, माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन बून साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नर्स ही पाबंद हैं, तहलील उन्होंने की है या नहीं की, तारीख का ऐलान वो करेंगे, फैसले में हम ये भी देख रहे हैं, फैसले में सामने आया। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके फौरी तारीख का ऐलान करे, यानी कि इलेक्शन एक्ट 57 सेक्शन का भी जिक्र किया जा रहा है, फिर 18 अमेंडमेंट भी है। इस पूरे मामले को फिर किस तरीके से क्लियर किया जा सके कि यहां पर इख्तियार फिर किसका, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। मसला तो अभी नहीं पड़ा कि क्या है, लेकिन आईन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन तो 90 डेज में ही इलेक्शन का मैंडेट है, उसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मैं आज जो बताना चाह रहा हूँ वो आर्टिकल 232(6) में है। उसमें ये है कि आप एक्सटर्नल सिचुएशन खराब हो, वार हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो असेंबली जो है वो बाय रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट उसमें आती है जिसमें दोनों हाउसेज हैं, अपर हाउस है और लोअर हाउस है, वो दोनों एक साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्शन को। ये एक एक्सेप्शन है आईन में जो आर्टिकल 232 की है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उस पे असेंबली की जो बसीरत है, जो पार्लियामेंट की बसीरत है, क्या उसको अदालत में जांचा जा सकता है या नहीं, ये एक और क्वेश्चन है। उसके अलावा जो भी सूरत-ए-हाल है उसमें आर्टिकल 224 के तहत इन्होंने 90 डेज में कराने हैं। बाकी रही इनकी प्रेसिडेंशियल एडवाइस या गवर्नर ने डेट देनी है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जमहूरी निज़ाम में मिल बैठ के डेट आगे पीछे हो जाती है। लेकिन एज फार एज जो 57 की इंटरप्रिटेशन है, मैं ये समझता हूँ कि सेक्शन 57 जो है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वो आईनी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकती। गवर्नर ने जो भी करना है वो एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर किया उसके मुताबिक करना। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक एनॉमली है थोड़ी सी जो आर्टिकल सेक्शन 57 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, क्योंकि जब आईन का मेजर इख्तियार, यहाँ तो हर काम जो है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होता है। कहीं ऐसी जगह नहीं जो भी काम करना होता है तो प्रेसिडेंट। बस ठीक है, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने बड़ा खुल के अभी वाजे किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, लेकिन सर फिर मामला वहीं पर आ जाता है कि अब 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से जो ये फैसला सुनाया गया है, क्या इसको हम मुत्तफिका फैसला कह सकते हैं? क्या ये मुत्तफिका फैसला है? अनामली इसमें जन्म ले रही है क्योंकि पहले 2 जज साहबान ने डिसमिस कर दिया कि ये 184(3) का केस नहीं बनता। दूसरे 2 जज साहबान ने कहा कि हम उनके फैसले से इत्तेफाक करते हैं। और ये अजीब सी बात है, पहले 2 जज साहबान ने जब पहले रिक्यूज किया तो 2 ने बुनियाद पे उन्होंने कहा हमने तो फैसला दे दिया, हमें रखें या ना रखें। इसी तरह की सिचुएशन पैदा हुई थी पनामा केस में भी, वहां भी 2 जजेस का अदरवाइज फैसला था, उसके बाद 3 ने सुना था, तो अल्टीमेटली वो फिर बाद में मर्ज कर गया। ये एक अजीब मजीद एक क्राइसिस पैदा होने वाली सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, जिससे आल दो के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच ने तो एक वाज़ेह फैसला दे दिया है,
उन्होंने आर्टिकल 224 के मुताबिक जो एक 90 डेज की टाइम लिमिट है उसके मुताबिक कह दिया है कि उसके मुताबिक, अब उसमें जो एक ही एक्सेप्शन है, अगर वो नहीं है तो 90 डेज में करवाने पड़ेंगे। अच्छा एहसन मोहन साहब, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो ये कि जिस तरह से अभी फैसला हमारे सामने आया है, इस पर बात हो रही थी कि एक लार्जर बेंच यानी 9-10 जजेस का, या फिर कम से कम ये बात हो रही थी कि कम से कम इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर फुल कोर्ट होता तो क्या फैसला इसके बरक्स हो सकता था? आपको ऐसा लगता है? मैं समझता हूँ कि देखें, मैं बहसीत कानून के तालिब इल्म में कि अगर आप जो फरमा रहे हैं वो 4 जज साहबान का अगर फैसला समझ लें, इख्तलाफी नोट जो है वो भी अगर उसे कह दें, तो इलेक्शन अगर हाई कोर्ट से भी फैसला आए तो 90 डेज में ही है, अगर सुप्रीम कोर्ट से आए तो वो भी 90 डेज में ही है, उसकी अदरवाइज इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आइन की एक प्रोविजन जो है वो बड़ी वाज़ेह है। उसके बारे में ये कहना कि जी 90 डेज में नहीं, हाँ उसमें एक ही एक्सेप्शन है जो मैंने आपको अर्ज की, वो एक्सेप्शन है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर असेंबली कोई रेजोल्यूशन कर देती है, पार्लियामेंट कर देती है, सेनेट कर देती है, तो दैट दे कैन गो 1 ईयर बाय नेक्स्ट ईयर, दिस इज द ओनली। अच्छा एहसन साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा मैं और एक बात आपसे और जानना चाहता हूं कि जब मामला हाई कोर्ट्स में चल रहा हो तो इस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है? मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं आपकी जानिब से, आप माहिर कानून है, मैं चाह रहा हूं उस पर आप भी एक जरा डिटेल्ड हमें जवाब देते हैं। नॉर्मली जब मैटर पेंडिंग सब जुडिस हो लोअर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट जो है वो नॉर्मली उसमें इंटरफेयर नहीं करती, नहीं कर नॉर्मली सकती। ये है, प्रैक्टिस ये है, ये नहीं करती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट करना चाहती है तो उन्होंने कर दिया 184(3) में, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखें, एक आईनी प्रोविजन जहाँ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का अपना क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार इस्तेमाल तो मौजूद है 184(3). सही। मंसूर अली खान साहब, आप अगर कोई सवाल करना चाहें आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। भून साहब, ये एक कंट्रोवर्सी जो शुरू से चली है, और जाहिर बात है आप खुद भी साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, सर ये जो बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी कल इसके ऊपर बड़ी नाराजगी का इजहार किया, और शुरू से हमने देखा है पहले 9 रुकनी बेंच था, फिर ये 5 रुकनी बेंच बना, उसकी वजह से इस फैसले के ऊपर क्या साफ देख रहे हैं आप? उसके फैसले के ऊपर तो इतराज नहीं है, ना कोई, मैं इस फैसले के ऊपर जो असरात है उनका कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल कोर्ट की जो एक इज्जत तकरीम, उस पर जरूर सवाल। फैसला तो ठीक है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अदालतों ने करना होता है। बात ये होती है कि जब काउंसिलें आपकी या आपकी पार्टी ये कहती हैं कि फुल कोर्ट, मैं समझता हूँ कि अगर पूरी की पूरी कोर्ट भी बैठे तो ये नहीं कह सकती कि 90 डेज से आगे चले जाओ आप, लेकिन उससे ज्यादा हमारे सुप्रीम कोर्ट की साख जो है और ज्यादा बेहतर होती है, और हमारे जज साहबान की इज्जत तकरीब बढ़ती है इससे। लेकिन जब हम पिक एंड चूज करते हैं तो इसीलिए हवाले से आपने देखा कि बार काउंसिल का ये स्टांस था कि जस्टिस काजी फाइज साहब हों, जस्टिस सरदार तारिक साहब हों, दोनों सीनियर जजेस हैं, उनको उसमें ना शामिल करना शायद मैं समझता हूँ कि खामखा एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने के मुतरादिफ है। अदरवाइज फैसला मैं समझता हूँ कि पूरी सुप्रीम कोर्ट भी हो तो वो ये नहीं कह सकती कि 90 दिन से आगे ले जाओ। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भून साहब ये जो 2 जज साहिबान जो है, जिसमें मतलब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब, उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट लिखे थे ऑर्डर के जिस दिन ये ऑर्डर रिलीज हुआ है, तो उसमें आपने पढ़ा है, उसमें उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया है, उनको हटाया गया है, ये 9 रुकनी बेंच टूट के 5 रुकनी बना है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये समझ नहीं आ रही। जो मुझे आप तो मेरे सामने नहीं है उनकी रिक्यूजल का, क्योंकि उन्होंने कोई रिक्यूजल नहीं दी, उन्होंने तो अपना ये माइंड एक्सप्रेस कर दिया कि ये केस जो है 184(3) के जुमरे में नहीं आता जब नीचे पेंडिंग। और जो प्रोप्राइटी हमेशा कोर्ट्स ने देखा है वो यही है कि जब नॉर्मली नीचे लोअर कोर्ट में फैसला कोई केस पेंडिंग सब जुडिस है तो हायर कोर्ट जो है वो अपना हाथ उसमें नहीं डालती, इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए कि नीचे के प्रोसीडिंग्स मुतासर होती हैं।
तो इसलिए प्रैक्टिस किया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए किया है, तो बस फैसला आ गया। अच्छा एहसन बून साहब, जी 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 मंसूर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, आपने कहा कि उन्होंने अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया, तो सर वो इससे पहले जब वो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने और जाजुल एहसन साहब ने जब इस सिलसिले में नोट लिखा था और चीफ जस्टिस को ये कहा था कि जी इसके ऊपर जो है वो आप सुओ मोटो नोटिस लें, तो सर वो भी माइंड एक्सप्रेस हुआ था या नहीं हुआ था आपके ख्याल में? देखें, वो एक गैर जरूरी एक्सरसाइज थी, वो ऑनरेबल जजेस को नहीं करना चाहिए था, उसी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। और वो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के नोट लिख के किसी एक पार्टी के काज को आप के चलते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, इसलिए वो नहीं लिखना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जजेस शुड नेवर assume the role of complainant, prosecutor or defendant or accused, etc. ठीक है, इसलिए जजेस शुड नॉट assume this. ये बिल्कुल जजेस की प्रैक्टिस के खिलाफ है। केस एक ट्रांसफर का है और ट्रांसफर के केस में आप एक अपनी एप्रीहेंशन और अपना फियर और डेंजर, ये तो हर बंदे के अंदर के फियर का, इसको अल्लाह को ही पता है, बंदे को तो नहीं पता होता। जज साहबान को फियर था तो उन्होंने अपने फियर को एक्सप्रेस करते हुए एक काज को आगे ले आया। लेकिन और भून साहब सिर्फ एक पॉइंट ये भी बताइएगा कि ये जो जज साहब जिनके खिलाफ अब एक कंप्लेंट भी जो है वो फाइल कर दी गई है और उसके बावजूद जाहिर बात है इस बेंच का हिस्सा भी उनको बनाया गया, तो पास्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए और आपकी नजर में, आपकी माहिराना राय में, क्या इस तरह दीगर बेंचेस का भी फिलहाल उनको हिस्सा बनाया जाना चाहिए या फिलहाल उनको एब्सटेन करना चाहिए इस सारे मामले से? उस पे कानून में, आइन में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आईनी तौर पे किसी जज के खिलाफ